तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पे। तो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा एक बोर्ड, ओपन बोर्ड NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। आप में से कई लोग होंगे जो इस बारे में जानते भी नहीं होंगे कि NIOS है क्या, या उन्होंने एडमिशन ले लिया होगा, फिर उसके बाद कुछ जो है उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे NIOS के प्रति, डिग्री के ऊपर कि और किस किस ने नहीं लिया होगा एडमिशन, तो उनके मन में भी सवाल होगा कि एडमिशन कौन कौन ले सकता है, कैसे लिया जाता है, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि NIOS करवाता है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक सवाल रहता है, जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है या वो लेना चाह रहे हैं, उन बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या वैल्यू है NIOS की डिग्री की। जो बच्चा रेगुलर स्कूल जा रहा है उस जितनी इसको जो है रिकग्नाइजेशन है NIOS को कि नहीं, इन सारे सवालों के जो है जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। पहले तो हम समझेंगे कि आखिर ये NIOS है क्या, फिर उसके बाद समझेंगे कि कौन कौन से जो है प्रोग्राम ऑफ़र किए जाते हैं NIOS की तरफ से, और कौन कौन सा स्टूडेंट जो है वो NIOS के अंदर एडमिशन ले सकता है। और लास्ट में हम समझेंगे कि क्या वैल्यू होगी NIOS की डिग्री की। विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कि क्या वैल्यू रहती है हमारी जो है NIOS की डिग्री की। ठीक है। तो इन सारे सवाल जो भी आपके मन में होंगे, इस वीडियो में सबका जो है आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ हम ओपन स्कूलिंग की बात कर रहे हैं। जो बच्चे कॉरेस्पॉन्डेंस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, रेगुलर डिग्री की बात नहीं कर रहे। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब आपको घर पे बैठ के पढ़ना है, सब कुछ घर पे करना है, बस सिर्फ एग्ज़ाम देने आपको जो है सेंटर पे जाना पड़ता है और आपको डिग्री वहाँ पे एक कॉरेस्पॉन्डेंस डिग्री मिल जाती है। उसके बारे में हम जो है बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये NIOS है क्या। देखिए, NIOS भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा बनाई गई थी। उस टाइम जो मिनिस्ट्री थी वो उस मिनिस्ट्री का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अभी उस मिनिस्ट्री का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इसीलिए मैंने बताया यहाँ पे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा बनाई गई थी और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। ठीक है। ये उसके द्वारा ये जो है इंस्टीट्यूट बनाया गया था। ये इंस्टीट्यूट जो है, जो बच्चे अपनी स्कूल लेवल और प्री डिग्री लेवल की जो है स्टडीज़ करना चाह रहे हैं, सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि NIOS सिर्फ 10th 12th करवाता है, वो बहुत सारे हमारे जो है कोर्स कराता है जो कि स्कूल और डिग्री लेवल के, प्री डिग्री लेवल के हैं। जो बच्चे इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं एज कॉरेस्पॉन्डेंस से, यानी कि घर बैठ के पढ़ना चाह रहे हैं, स्कूल रेगुलर नहीं जाना चाह रहे, उनके पास इतना, अगर हम बोले तो फाइनेंस नहीं है, इतना हम बोल सकते हैं कि टाइम नहीं है, तो वो NIOS के अंदर आके अपनी जो है वो पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। और NIOS की फुल फॉर्म हमने जान ली है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, जो कि एक ओपन लर्निंग स्कूल है जिसमें बच्चा जो है घर पे बैठ के पढ़ता है, उसको कोई रेगुलर स्कूल अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो जो है कॉरेस्पॉन्डेंस डिग्री वहाँ से प्राप्त कर सकता है। ठीक है। NIOS हमारी 10th भी करवाता है, 12th भी करवाता है, और अगर हम बोले तो क्लास थर्ड की ओपन बेसिक एजुकेशन, ये सब हमारे जो है क्लास 5th हो गया, क्लास 8th, ये सब करवाता है। ठीक है। तो NIOS आप जान गए कि क्या है, ये एक कॉरेस्पॉन्डेंस स्कूल है, इतना समझ लो बस। ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस स्कूल है जो कि बच्चों को घर बैठ के पढ़ने की एक अपॉर्चुनिटी देता है। अगर उसके पास फाइनेंस इतना नहीं है कि वो रेगुलर स्कूल जा सकता है या रेगुलर स्कूल की फ़ीस भर सकता है, या उसके पास इतना टाइम नहीं है, तो वो घर पे बैठ के NIOS बोर्ड के द्वारा अपनी पढ़ाई कर सकता है। ठीक है। ये एक कौन सा स्कूल है, कॉरेस्पॉन्डेंस स्कूल है। और बात करें कोर्सेज या प्रोग्राम्स की, NIOS जो है वो 5 तरीके के इनके प्रोग्राम्स होते हैं। सबसे पहले NIOS का जो है एक है ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे हम OBE बोलते हैं, जो कि 14, बिलो 14 और प्लस 14 एज ग्रुप के लिए है। वो बिलो 14 भी हो सकता है, वो प्लस 14 भी हो सकता है, एडल्ट ग्रुप उसको माना गया है, जो कि बेसिक एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, यानी कि क्लास 3rd, क्लास 5th और क्लास 8th। ये तीनों भी जो है आपको ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम में NIOS ऑफर करता है, जो कि लेवल A, लेवल B और लेवल C के अंदर आता है। लेवल A स्टैंड्स फॉर क्लास 3rd, लेवल B फॉर क्लास 5th एंड लेवल C फॉर क्लास 8th। इन तीनों के अंदर वो फॉर्मल स्कूल सिस्टम में अपनी जो है OBE की, यानी कि अपनी 3rd, 5th और 8th की जो है एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। वो उसकी एज जो है बिलो 14 भी हो सकती है और एबव 14 भी हो सकती है। बिलो 14 में वो अगर 3rd क्लास यहाँ से पास आउट कर देता है OBE से, तो वो क्लास 4th में रेगुलर स्कूल में एडमिशन ले सकता है। अगर वो 5th पास आउट करता है OBE से, तो वो क्लास 6th से जाके एडमिशन ले सकता है। और अगर क्लास 8th क्लियर करता है तो वो क्लास 9th में जाके रेगुलर स्कूल में एडमिशन ले सकता है। और बात करें एबव 14 की, तो वो सिर्फ और सिर्फ 9th में ले सकता है अगर लेवल C की एजुकेशन वो यहाँ से ले लेता है।
क्योंकि उससे पहले तो वो एज ग्रुप बनेगी नहीं कि वो क्लास थर्ड या क्लास फोर्थ या क्लास सिक्स में एडमिशन ले सके, ठीक है। तो एबव एज ग्रुप मैंने आपको समझा दिया, 14 प्लस से अगर कोई एडमिशन लेता है ओबीई प्रोग्राम के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th के लिए ले, उसके लिए बेटर रहेगा। क्लास 8 यहाँ से क्लियर कर सकता है। और 2 रेड मैंने यहाँ पे क्लियर किए हैं। सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है सेकेंडरी एजुकेशन कोर्स, जो कि क्लास 10th है। जो कि क्लास 9th पास आउट है अगर, तो वो यहाँ एनआईएस में आके कॉरेस्पॉन्डेंस डिग्री ले सकता है क्लास 10th के लिए, ठीक है। एग्जामिनेशन उनको सिर्फ एग्जाम के लिए जाना पड़ेगा क्लास 10th के लिए, कोई रेगुलर स्कूल उसका नहीं होगा, घर पे बैठ के आराम से वो पढ़े। पर इस स्टडी सेंटर में जो है सैटरडे और संडे जाना पड़ता है। वो भी अगर बच्चा नहीं जाना चाहता है तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, ठीक है। अगला इसके अंदर आ जाता है सीनियर सेकेंडरी कोर्स, जो कि क्लास 12 10+2 हम इसको बोलते हैं, क्योंकि 11th प्लस 12th दोनों ही इसके अंदर जो है कराई जाती है। आपको डिग्री मिलती है सीनियर सेकेंडरी कोर्स की, एक हम बोल सकते हैं कि एक कॉरेस्पॉन्डेंस डिग्री होती है, रेगुलर डिग्री नहीं होती। कौन सी डिग्री होती है? कॉरेस्पॉन्डेंस डिग्री आपको मिल जाती है। फिर इसके अंदर वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम भी इनके अंदर चलते हैं, जो कि स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। इन सब के बारे में मैं जो है आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मोस्टली जो बच्चे एनआईएस में करते हैं वो सेकेंडरी एजुकेशन और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 10th और 12th करते हैं, और इस पर मैं एक ब्रीफ वीडियो आगे बनाऊंगा, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन की हम बात करें तो वोकेशनल एजुकेशन में आपको जो है स्किल बेस्ड प्रोग्राम बहुत सारे एनआईएस के होते हैं, जिसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी हमारे जो है एनआईएस ऑफर हमें करता है। फिर एक और प्रोग्राम ये जो है एनआईएस ऑफर करता है हमें, वो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड, ठीक है। ये अनट्रेंड टीचर होते हैं उनके लिए होता है ये प्रोग्राम, हमारे स्टूडेंट के काम की नहीं है। जो अनट्रेंड टीचर है ये उनके लिए जो है प्रोग्राम ये एनआईएस करवाता है। तो ये 5 तरीके के प्रोग्राम जो है एनआईएस कराता है, जिनमें सबसे 2 मेन जिसमें मैंने रेड हाईलाइट कर रखा है वो है हमारी क्लास 10th और क्लास 12th। मोस्ट ऑफ बच्चे जो है इसके लिए आते हैं, तो आप इन दोनों में से जो है क्लास 10th भी कर सकते हैं और क्लास 12th भी कर सकते हैं एनआईएस में, लेकिन वो कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, इतना ध्यान में रख लीजिएगा। आपको कोई स्कूल अलॉट नहीं किया जाएगा, रेगुलर स्कूल आप नहीं जा पाओगे, आपको घर पे बैठ के जो है पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले ही आपको एनआईएस में समझा दिया था। अब बात करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट जो है इसके अंदर एडमिशन ले सकता है। देखिए मैं यहाँ पे मेन जो है फोकस 10th और 12th पे लगा रहा हूँ, मैं ना ओपन बेसिक एजुकेशन पे लगा रहा हूँ ना वोकेशनल प्रोग्राम के अंदर, मैं सिर्फ यहाँ पे बात करूँगा 10th और 12th की। देखिए जो बच्चा क्लास 8th पास आउट है, मैं 9th की बात नहीं कर रहा, जो बच्चा क्लास 8th पास आउट है और उसके पास उसका वैलिड प्रूफ है और उसकी एज क्या है 14 ईयर, वो जो है एनआईएस के अंदर क्लास 10th के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर से सुनिए, जो बच्चा क्लास 8th पास आउट है और उसके पास वैलिड प्रूफ है उस चीज़ का और वो 14 साल का है, वो क्लास 10th के अंदर एडमिशन ले सकता है एनआईएस में, ठीक है। या फिर किसी लर्नर के पास या स्टूडेंट के पास सेल्फ सर्टिफिकेट है कि उसने इतना पढ़ लिया है ताकि वो 10th पढ़ सके, सेल्फ सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूँ कि उसने इतना पढ़ लिया है ताकि वो 10th पढ़ सके, तो वो भी एनआईएस के अंदर एडमिशन ले सकता है क्लास 10th में, ठीक है। और फिर तीसरी अगर बात करें, एक बच्चे ने क्लास 10th के अंदर पास आउट कर चुका है या हम बोल सकते हैं कि वो फेल हो चुका है सीबीएसई के अंदर 1-2 या सब्जेक्ट में, तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए आना चाहता है, तो भी वो एनआईएस के अंदर अपने आप को शिफ्ट करवा सकता है। मान लो आपने 2-3 सब्जेक्ट सीबीएसई से कर लिए, उसके बाद जो आपकी इम्प्रूवमेंट थे या मान सकते हैं जिसमें आप फेल हो गए थे, वो आके यहाँ आप एनआईएस में दे सकते हो। उसके मार्क्स जिसमें आप पास हो, मान लो सीबीएसई में आप जिस सब्जेक्ट में पास हो उसके मार्क्स आपके एनआईएस के अंदर अपडेट हो जाते हैं, आपको सिर्फ वही एग्जाम देने पड़ते हैं जिसमें आपकी फेल आई थी, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए थे, तो वो भी बच्चा क्लास 10th के अंदर या फिर क्लास 12th के अंदर, दोनों के अंदर एडमिशन ले सकता है, लेकिन क्लास 12th के अंदर आपको क्लास 11th का होना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर बात करें 12th की, जो बच्चा 10th पास आउट है वो एनआईएस के अंदर सीनियर सेकेंडरी कोर्स यानी कि 12th में एडमिशन ले सकता है, जो बच्चा 10th पास आउट है और उसकी मिनिमम एज 15 ईयर होनी चाहिए। 15 बिलो 15 का एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा, मिनिमम एज 15 12th के लिए और मिनिमम एज 14 हमारी 10th के लिए होनी चाहिए, ठीक है। उससे कम यहाँ पे बच्चा नहीं आ सकता है, ठीक है। और जो बच्चा सिर्फ 10th पास आउट है वो एनआईएस के अंदर 12th कर सकता है कॉरेस्पॉन्डेंस से, और जो बच्चा 8th पास आउट है वो बच्चा सेकेंडरी कोर्स क्लास 10th के अंदर एनआईएस में एडमिशन ले सकता है। तो मैंने इन दोनों क्लासेस का आपको बता दिया कि कौन कौन से स्टूडेंट है जो कि एनआईएस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या वैल्यू है एनआईएस की डिग्री की, ये हर बच्चों के दिमाग में रहता है। जो कि बच्चा ओपन में आके एडमिशन लेता है वो ये सोचता है कि मेरी डिग्री की उतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी एक रेगुलर के बच्चों की होगी।
ठीक है, ये एक मिथ है भाई, मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बच्चों के आसपास ये जो रेगुलर स्कूल के बच्चे होते हैं, आपकी भी दोस्ती होगी उनके साथ, वो लोग कहते आपको मिलेंगे कि एनआईयूज की कोई इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं एनआईयूज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर रिकॉग्नाइज्ड है, जो कि एक इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है। सीबीएस के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है और एनआईयूज बोर्ड भी उसके अंदर रिकॉग्नाइज है। तो सेम एज इट इज़ जो भी हमारी सीबीएसई की वैल्यू है या कोई भी एक रेगुलर डिग्री की वैल्यू है, स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर एनआईयूज की भी उतनी वैल्यू है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, आप दूसरी लाइन देख सकते हो, सर्टिफिकेट फ्रॉम एनआईयूज हैज़ सेम वैल्यू एज दैट ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज बोर्ड। कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड है ना, जैसे कि रिकॉग्नाइज बोर्ड की हम बात करें, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो भी हमारा मोस्ट फेमस बोर्ड है, उतनी ही वैल्यू इसी की भी है, एनआईयूज की भी। अगर यहाँ से आप सर्टिफिकेट लेते हो इस कॉरेस्पॉन्डेंस डिग्री से, उसकी वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। देखिए अगर वैल्यू की आप बात कर रहे हो तो आप कहीं के, आपका एडमिशन कहीं रुक नहीं सकता। जो भी आप अगर फॉर्मल एजुकेशन, हायर एजुकेशन अपनी करते हो, उससे आपका एडमिशन कभी नहीं रुक सकता। अगर आप कहीं पे भी, मान लो आप दिल्ली के हो तो डीयू में जाना चाह रहे हो तो डीयू भी आपको मना नहीं करेगा एनआईएस की डिग्री में। बट किसी किसी की अगर प्राइवेट की बात करें तो उनकी अलग अलग परसेप्शन होती है, वो भी कॉरेस्पॉन्डेंस के बच्चे लेना ही नहीं चाह रहे, तो वहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी वैल्यू की आप बात कर रहे हो तो ऑल ओवर इंडिया और अब्रॉड दोनों में सेम वैल्यू रहेगी। देखो तीसरी लाइन में लिखा है दैट डिग्री इज रिकॉग्नाइज एज मच एज अ रेगुलर डिग्री। रेगुलर डिग्री है इज बिकॉज इट इज रिकॉग्नाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। भैया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये रिकॉग्नाइज है। द बोर्ड प्रोवाइड्स अ वैल्यूएबल सर्टिफिकेट विच इज वैलिड टू गेट एडमिशन इन ऑल कोर्स। ये वैल्यूएबल सर्टिफिकेट भैया हमें पता है, आपको एडमिशन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। कोई कॉलेज या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपको कभी भी मना नहीं करेगी। और गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी, गवर्नमेंट जॉब की एग्जामिनेशन जो होती है उसके अंदर भी आप एनआईएस की डिग्री लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि क्या प्रूफ रहेगा, कैसे हम जाने कि ये जो है हमारी एनआईएस की डिग्री वैल्यूएबल है और ये रिकॉग्नाइज्ड है। तो दोस्तों देखिए, आपको मैं ब्राउज़र पे अपने लेके आ चुका हूँ। यहाँ ब्राउज़र पे मैं आपको बताता हूँ कि सर्च करके कि इस बोर्ड को जो है ये रिकॉग्नाइज है कि नहीं, इस बोर्ड को मान्यता प्राप्त है कि नहीं। देखिए आपने एक टर्म सुनी होगी, अगर नहीं भी सुनी मैं बता देता हूँ, COBSC। देखिए मैं बात CBSC की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात COBSC की कर रहा हूँ। ये क्या है? काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। देखिए काउंसिल ऑफ बोर्ड, ये भारतीय सरकार की एक, हम बोले तो बोर्ड है जो कि सारे स्कूल एजुकेशन बोर्ड को रेगुलेट करता है। इसके अंदर हम ये जान सकते हैं कि कौन कौन से बोर्ड इसके अंदर रिकॉग्नाइज है, और जो बोर्ड इसके अंदर रिकॉग्नाइज है तो समझ लो वो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो है ये रिकॉग्नाइज बोर्ड आ जाता है। देखिए यहाँ पे मैं इसकी वेबसाइट पे आ चुका हूँ, काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन COBSC के अंदर ये सारे बोर्ड्स को हमारे जो है रेगुलेट करता है। यहाँ पे स्कूल बोर्ड्स है सारे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइज एजुकेशनल बोर्ड। इसके अंदर बता दिया जाएगा कि कौन कौन से बोर्ड जो है रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिनको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। चलिए इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए लिखा आया है कि रिकॉग्नाइज एजुकेशनल बोर्ड काउंसिल इन एन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन के सिस्टम के अंदर कौन कौन से हमारे जो है रिकॉग्नाइज बोर्ड आ जाते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन आंध्र प्रदेश, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आंध्र प्रदेश, AP ओपन सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये सारे हमारे रिकॉग्नाइज बोर्ड स्कूल एजुकेशन। इसके अंदर आपको जो है एनआईएस भी मिलेगा, CBSE भी मिलेगा, सब मिलेंगे आपको। देखिए ये आ गया ना CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये CBSE पर हमारा रिकॉग्नाइज बोर्ड है ना, आ गया। आपको एनआईएस भी इसके अंदर मिल जाएगा। आप नीचे चलते जाइए, मैं आपका नंबर बता दूंगा, आप जाके सर्च भी कर लीजिएगा और नीचे लिंक भी आपको मैं दे दूंगा। इसके अंदर देखो ये भी आ गया, केरला बोर्ड ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, सुना होगा इसके बारे में। यहाँ पे और अगर हम नीचे आते हैं तो आपको देखिए नागालैंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल ओपन स्कूलिंग, ये तो हमारा बोर्ड है नहीं, ये रहा हमारा बोर्ड 43A, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये रिकॉग्नाइज बोर्ड है हमारा। ये इसको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। और ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस्टेब्लिश एंड इनकॉर्पोरेट एट लीगल एंटिटी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये जो है एक लीगल एंटिटी है, जिसके अंदर ये हमारा एक रिकॉग्नाइज बोर्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो भारत सरकार द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। आपको बोर्ड के चक्कर में कभी भी नहीं रोका जाएगा। आप आगे हायर एजुकेशन लेते हो, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस कर सकते हैं भैया, उनकी परसेप्शन होती है कि भाई कॉरेस्पॉन्डेंस बच्चे को हमें लेना नहीं है जिसने कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन की है, वो अलग बात है। लेकिन सरकारी कामकाज में, अगर सरकारी नौकरी आप लेना चाह रहे हो, सरकारी कॉलेज के अंदर आप जाना चाह रहे हो, वहाँ पे बोर्ड के चक्कर में आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ हमारे बच्चों को।
अगर कोई कॉमर्स का बच्चा ICAI में जाना चाह रहा है यानी कि CA करना चाह रहा है, वो बोलेगा सर मेरी डिग्री क्या वहाँ पे वैलिड है, तो भैया बिल्कुल वैलिड है, आप CA भी जाके कर सकते हो, ICAI के अंदर उसकी एलिजिबिलिटी भी है। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं यहाँ पे गूगल पे डाल देता हूँ, मैंने पहले भी डाल रखा है, देखो ICAI एलिजिबिलिटी सर्च भी किया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं एलिजिबिलिटी में जाता हूँ ICAI की, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि आ रजिस्टर्ड स्टूडेंट में अपीयर इन कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पे आपको जो है एंट्रेंस देना पड़ता है आफ्टर ही हैज़ अपीयर्ड इन सेकेंडरी एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। सीनियर सेकेंडरी क्या होता है 10+2 यानी कि 12th के बाद आप कर सकते हो। और यहाँ पे स्टार भी लिखा हुआ है कि किसको ये जो है सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मान रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। अगर वो इन बोर्ड के अंदर एग्जाम दे के फिर CA करने के लिए आता है तो वो इंट्रेंस दे सकता है, उसको मान्यता यहाँ पे CA में भी दी जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं नीचे आता हूँ, देखिए नीचे और आता हूँ तो 31 पे देखो आपको क्या लिखा हुआ है, कौन सा बोर्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो भैया इसमें आप CA भी कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको, आपको बस रिकॉग्नाइज बोर्ड चाहिए। मान लेते हो आपको DU में जाना है या कोई अदर यूनिवर्सिटीज़ में, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में किसी में भी जाना है, तो अभी तो भैया कॉमन इंट्रेंस टेस्ट हो गया जिसको CUET हम बोलते हैं। तो कॉमन इंट्रेंस टेस्ट में आपको सिर्फ 12th पास आउट होनी चाहिए, वो किसी भी बोर्ड से होनी चाहिए। वहाँ ये नहीं लिखा कि भैया ये बोर्ड होना चाहिए, बस रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए। और रिकॉग्नाइज तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमारा ये बोर्ड रिकॉग्नाइज है। चलो CUET का भी मैं एलिजिबिलिटी दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ CUET UG, ठीक है, UG यानी कि अंडर ग्रेजुएशन। आप 12th के बाद कॉलेज जब जाओगे तो आपको ये एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। इस वेबसाइट में मैं गया, यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे मैं गया, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। ये उसका प्रोस्पेक्टस खुल के आ गया। NTA ये टेस्ट करवाता है CUET का, जिसको आपको एंट्रेंस देनी पड़ती है कॉलेज में जाने के लिए। और पेज नंबर हमारे 19 के अंदर एलिजिबिलिटी है, तो चलो चलते हैं 19 के अंदर। ये रहा पेज नंबर 19, देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फॉर अपियरिंग इन द CUET UG एग्जाम देयर इज नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। द कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 12th या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर अपियरिंग इन 2022 इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। भैया इसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ है कि बस आपको क्लास 12th पास आउट होनी चाहिए। ये पुराना प्रोस्पेक्टस है, अभी नया आया नहीं है, भैया कंडीशन तो यही रहेगी हमेशा, ठीक है। आपको सिर्फ क्लास 12th पास आउट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। यहाँ ये नहीं लिखा कि CBSE से पास आउट होना चाहिए, अगर ऐसे होता तो हर किसको मना कर दिया जाता। बहुत से ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं या ओपन स्कूल्स हैं, किसी को मना नहीं किया जाएगा। आप क्लास 12th पास आउट हो, हायर एजुकेशन के लिए आराम से जा सकते हो, आप कोई भी गवर्नमेंट नौकरी ले सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि इसका कोई वैल्यू नहीं है इसकी, ठीक है। आप आराम से पढ़िए, मौज करिए और एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है।